हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी क्योंकि टाइम आपके पास लगभग 2 हफ्ते से भी कम है, क्योंकि 14 तारीख को आपका एग्जाम ही है ना। 14 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर लगाना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं। देखिए, मैथ का भी हमने 2018 का, 2019 के 2 सेट और 21 जनवरी का हम ये सॉल्व करने चल रहे हैं। और उसके पहले हमने जुलाई 2024 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था वो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो आज हम जो जनवरी 2024 में क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो साथ में आप भी सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस तो चेंज है नहीं, तो आपको चीज़ें वही पढ़नी है, क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। अगर आपने इस 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाया है, हर सब्जेक्ट का बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं केवल मैथ का ही, हर सब्जेक्ट का अगर आपने लगाया होगा ना, तब आपके दिमाग में ये चीज़ें तो घुस गई होंगी कि हाँ, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको पूरा लेवल समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा, क्वेश्चन को साथ में करते चलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी इस प्रकार है कि कोण, देखिए कोण सीबीडी 12x दिया गया है, एबीडी 7y दिया गया है, और कोण एडीबी 60 अंश और कोण CDB 28 है। तब आपको 2x + 3y का मान निकालना है। तो पहले हमें x y की जब वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम मान निकाल पाएंगे। तो देखिए, हम पहले बनाते हैं। हमसे कहा जा रहा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज आपने बनाया। बनाने के बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, चतुर्भुज ABCD कर लेते हैं, ABC और ये D हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या कहा गया है, देखिए इस प्रकार है कि ये कहा गया ये 2x + 3y, CBD = 12x दिया गया, ठीक है। CBD, तो एक हम CDB बनाएंगे। अब देखिए, जिसका मान जैसे दिया गया है हम वैसे रख देंगे। इसमें क्या दिया गया है, CBD, कोण CBD मतलब ये वाला मान जो दिया गया है वो कितना है, 12x। यहाँ हम करेंगे कितना, 12x। साथ में आप करते चलिएगा, ये आपका है 12x। उसके बाद में क्या है, ABD, ये इसका मान क्या दिया गया है, 7y दिया गया है, 7y, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, ADB, इसका मान 60 दिया गया है, इसका मान 60 है। उसके बाद में क्या है, और CBD = 28 है, CBD ये है क्या, 28 है। ये आपने मान रख लिया जो दिया गया था, बस आपको निकालना है। आपने पढ़ा होगा अभी जो जुलाई 2024 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, देखिए यहीं से क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ था, इसीलिए हमने पहले आपको जुलाई का लगवाया, उसके बाद हम जनवरी का लगवा रहे हैं कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ भी हमने एक क्वेश्चन आपसे लगवाया हुआ था कि क्या होता है जब कोई तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है, तो उसके देखिए ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है ना। ये तो आपने पढ़ा है। तो 12x, देखिए ये है, देखिए ये समांतर रेखा होगी, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ना। तो ये 12x 60 के बराबर हो जाएगा और 7y 28 के बराबर हो जाएगा। हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। बस यही करना है आपको। देखिए, जो दिया गया हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 12x = 60 हो जाएगा, ये इक्वल टू है 12x, ठीक है। 12x = 60, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, x की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद 7y = 28 है, 7y = 28 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो आपने x की वैल्यू 5 निकाली और y की वैल्यू 4 निकाली, दोनों वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपसे x और y का मान क्या पूछा गया, देखिए कैसे x का मान आपने 5 निकाला है। देखिए, उसके आगे हम करेंगे, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 5 निकाली, और y की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 4 निकाली। उसके बाद आपसे 2x + 3y पूछा है, तो 2 × x का मान 5 + 3 × y का मान 4, 2 × 5 = 10 + 4 × 3 = 12। आंसर कितना है आपका, 24। सॉरी, 12 और 10 24 नहीं होता, 22 होता है, ठीक है। 22 आएगा, ठीक है। तो 22 इसका आंसर आएगा। किसी ऑप्शन में 22 है, थर्ड वाले ऑप्शन में 22 दिया गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया,
समांतर चतुर्भुज, देखिए इस टाइप, देखिए समांतर चतुर्भुज से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है, ये फिक्स है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछा जाना है, ये लगाना आपका काम है। देखिए ये चीज़ें आपको पहले बताई जा रही हैं, आप लगा लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो आपका काम जाने, है ना। दोबारा आपको सीटेट देना हो तो ना लगाएं, लेकिन अगर वो नंबर आपको बढ़ाना है तो ज़रूर लगाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जो कि ये सिलेबस कहाँ का है, 9th और 10th। अगर आपका बेस क्लियर होता है, अगर 12th तक का मैथ जो है वो आपका क्लियर है, तो ये सब चीज़ें वहीं से होती हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना होता है, वही सब चीज़ें होती हैं, उन्हीं को आपको पढ़ाना है, आप टीचर बनोगे तो बस 12th तक का मैथ अगर आपका स्ट्रांग है तब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, वहीं से सारे क्वेश्चन रिपीट होने, ये सब 10th का सिलेबस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, देखिएगा, नहीं भी आता है तो हमसे पढ़िए चीज़ों को, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्वेश्चन उसी से बार बार रिपीट होने हैं ना। देखिए एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। देखिए पूर्णांक क्या होता है ये बातें आपको पता होनी चाहिए, आपने संख्या रेखा ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 होता है ना, ऐसे ही तो होता है संख्या रेखा। फिर से आपको बना के समझाएं, देखिए ये आपकी संख्या रेखा हो गई, बीच में आपका 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये आपकी संख्या रेखा होती है। कहा गया परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है, बिल्कुल ये जो संख्याएं होती हैं ये पूरी क्या होती हैं, जो संख्या रेखा पूरा पूर्णांक होता है ना, जो निगेटिव संख्या है जो पॉजिटिव संख्या है ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो पूर्णांक जो है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो 2 एक पूर्णांक है ना, इसे P/Q के रूप में तो लिखा जा ही सकता है, 2/1 करिए, 3 करिए, 5 करिए, जो भी करिए, -2/5 इसको भी आप पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बात तो करेक्ट है, पहला जो ऑप्शन है वो बात तो ठीक है, तो ए आपका सही है। तो ए जिसमें है तो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इसी 2 ऑप्शन में आपको करना है कौन सा करेक्ट होगा। बी में कहा जा रहा है शून्य परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बात गलत है। अभी हमने आपको संख्या रेखा बनाया, संख्या जितनी भी संख्या पूर्णांक होती है वो परिमेय संख्या होती है, ये बात ठीक है, तो उसी में शून्य भी आपका आ गया, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, तो बी आपका गलत है। बी गलत है तो मतलब 4th भी नहीं होगा, बचा आपका फर्स्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको देखिए 3rd ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तब भी आप करेक्ट आंसर तक जा सकते हो, अगर एलिमिनेट करने का यही फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेट करके ज़रूर क्वेश्चन जब करिएगा तो एलिमिनेट करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है 1 2 भी आ रहा है तो आप एलिमिनेट अगर कर पा रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है, देखिए इसमें लिखा गया सभी भिन्न जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो आपकी परिमेय संख्या होती है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, क्या है, P³ x है प्लस P² x - y माइनस P y प्लस z माइनस z के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड आपको बताना है, करिएगा, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको एक गुणनखंड, इसका क्या होगा, तो गुणनखंड निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई अंदर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, देखिएगा क्या है, P³ x है, ठीक है, आप साथ में करते चलिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, P² का x - y से मल्टीप्लाई करेंगे तो P² प्लस का P² x होगा, P² x माइनस P² y होगा, करते चलिएगा, माइनस P² y होगा। उसके बाद देखिए माइनस P का y प्लस z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस P y होगा, प्लस है अंदर बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस PZ हो जाएगा और माइनस z। अब इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा कुछ, देखिए इन दोनों में से P² इसमें से कॉमन है ना, P² कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, P+1 आएगा, P कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, P+1 है, P नहीं होगा, P² कॉमन हो रहा है, ठीक है, P² कॉमन करेंगे तो P+1 आएगा, ठीक है। फिर माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन है, Py कॉमन है तो माइनस का Py कॉमन लेंगे तो भी आएगा P+1। फिर क्या कॉमन है, इसमें से z कॉमन है ना, इन दोनों में से देखिए z कॉमन है, z कॉमन करोगे तो कितना है, माइनस z जब कॉमन करोगे तो P+1 आ जाएगा, जब माइनस z कॉमन करोगे तो कितना आएगा, P+1 आ जाएगा। अब देखिए P+1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और जो बचा वो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना, ये देखिए P+1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा, P² - Py, P²
देखिए पी स्क्वायर, हमने यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लेना था, हमने यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर एक्स कॉमन था, पहले वाले में आप देख पा रहे हो ना, क्योंकि हमें देखिए पी स्क्वायर एक्स मिलाना। देखिए पी स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तभी तो पी प्लस वन इसमें आएगा, एक्स हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, देखिए पी स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तब आपके एक ब्रैकेट में आ रहा है पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये आ रहा है ना, और दूसरे ब्रैकेट में पी प्लस वन आएगा। तो हमें एक गुणनखंड बताना था, तो एक ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आपको फैक्टर करना था। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखिए यदि आंकड़ा 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का माध्यक यक्स है और इन आंकड़ों में से 30 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक यदि y, तो y और x का अंतर आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं। मीडियन आपको निकालना है, मीडियन निकालने के लिए पहले आपको आरोही क्रम में लगाना ही पड़ेगा। इसमें पहले आप इसका मीडियन निकालें, पहले इसको आप हम निकालेंगे आरोही क्रम में, इसको करिएगा, ठीक है। पहले इसको हम निकालेंगे आरोही क्रम में, इसको करेंगे। चलिए आरोही क्रम में इसको करते हैं। आरोही क्रम में करने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें से देखिएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या देखिए 3 है। चलिए करते हैं। सबसे छोटी संख्या 3, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 15, फिर क्या है 17, 17 के बाद क्या है 21, 21 के बाद क्या है 23, 23 के बाद क्या है 24, 24 के बाद क्या है 29, 29 के बाद क्या है 30, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में हमने लगा लिया, ठीक है, क्योंकि 30 तक की है। तो आपने आरोही क्रम में जब लगा लिया तो माध्यक क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है, टोटल कितना नंबर है 1, 2, देखिए ये 37 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब 10 है तो 5 इधर 5 उधर, मतलब 4 इधर करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 17 और 21 आ रहा है। तो 17 और 21 के बीच की संख्या क्या होगी, 17 और 21 के बीच 17, 4, 21 होता है, तो 17, 18, 19 इसके बीच की संख्या हो जाएगी, है ना। 19 इसके बीच की संख्या हो जाएगी। मीडियन क्या होता है, जो बीच का नंबर होता है, क्योंकि अगर यहाँ 11 संख्या होती तो हम 5 इधर कर देते, 5 इधर कर देते, बीच का संख्या निकाल लेते, लेकिन 10 संख्या है ना, तो 10 संख्या है तो 17 और 21 के बीच का देखेंगे, तो 17 और 21 के बीच का कितना होगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तब भी आप इसको +1 करके फिर 2 से डिवाइड करना होता है, तब आप मीडियन निकाल पाते हो। देखिए हमने पूरा कट ही कर दिया, तो 17 + 21 आया था, 17 + 21 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मीडियन ऐसे भी निकलता है, दोनों के जोड़ के भाग करके भी निकाला जाता है, और वैसे भी देखिए इजी होता है, ठीक है। तो हमने निकालना है एक्स की वैल्यू, हमने कितनी निकाली, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 19, ये आपका आया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपने एक्स की, क्योंकि इसका माध्यक यक्स था, हमने इसका माध्यक मीडियन इसका 19 निकाल लिया, ठीक है। x = 19 हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इन आंकड़ों में 3 को आपको 33 करना है और 8 को 18 करना है, 3 को 33 करना है और 8 को 18 करना है, देखिएगा। तो सबसे फिर हम आरोही क्रम में लगाएंगे, उसके बाद हमें फिर मीडियन निकालना है, तो जो मीडियन निकालेंगे वो y निकलेगा, तो उसके बाद इसका अंतर आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम कैसे करते हैं, 3 को आपको 33 करना है, 8 को 18 करना है, तो 3 तो पहली संख्या होगी नहीं, उसके बाद हम आरोही क्रम में लगाएंगे, 3 हट जाएगा, आएगा 7, 7 के बाद आएगा कितना 15, 15 के बाद कितना आएगा 17, 17 के बाद कितना आएगा 18, 18 के बाद कितना आएगा, देखिए 18 को आपको हटाना था, 8 को 18 करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 8 को आपने 18 कर दिया है और 3 को 33 कर दिया है, तो 18, 8 को 18 कर दिया, 18 यहाँ आ जाएगा, फिर 18 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा आपका 23। अब देखिए आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए 10 ही संख्या है, यहाँ से आपका मीडियन निकल जाएगा, उसके आगे आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 10 संख्या है, यहाँ से हमके बीच का संख्या मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5,
है ना। तो पाँच पाँच ये 21 और 23 के बीच की संख्या क्या आएगी, 22 आएगी। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी 22। देखिए आगे आप निकाल सकते हो पूरा, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको केवल 10 संख्या है तो 6 नंबर तक जाएंगे तब आप बीच का निकाल पाओगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 22। आपको निकालना था y और x का अंतर, y और x का अंतर निकालोगे तो 22 में से 19 जाएगा, कितना आएगा 19 3 22, 3 आएगा। 3 किसी ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड वाले ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको निकालना था। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यूलर का फार्मूला, ये भी आपका देखिए जुलाई वाले क्वेश्चन में, जुलाई 2024 का हमने सेट सॉल्व करवाया, उसमें भी पूछा गया है और इसमें भी सेम वैसे ही पूछा गया। देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जनवरी 2024 में पेपर हुआ था, उसके बाद जुलाई 2024 में हुआ। तो जनवरी का जो पेपर था सेम वैसे जुलाई में पूछा गया ना, तो जो पेपर जुलाई में पूछा गया है वो आपका दिसंबर में रिपीट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। ये बात आपको समझ में आई, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये होता है, कम समय में आप ऐसे अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखिए यूलर का फॉर्मूला इसमें लगेगा, देखिए करते हैं। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया क्या, अभी तो हमने 3 आंसर लगाया था, यहाँ ऑप्शन में कुछ बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। देखिए हमने 35 नहीं किया, 35 हम करते हैं। देखिए 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग जो दिया गया है 33,957 है। इन तीनों संख्या का योग आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, तीनों संख्या का आपको योग निकालना है, योग निकालना है। देखिए अनुपात दिया गया है तो इनके घनों का योग दिया गया है, मतलब 2a मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो देखिएगा 2 का घन क्या हो जाएगा 8, 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब कितना होगा 27 x क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64 x क्यूब हो जाएगा। इज इक्वल टू आपको दिया गया है ये नंबर 33,957। ये आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 में 27 फिर 27 में 64 जोड़ोगे तो आएगा आपका 99। 99 इज इक्वल टू, देखिए 99 x क्यूब इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा दूसरे लाइन में। फिर 99 को आप इससे काटोगे तो देखिए ये 11 नवैया 99, 9 बार में जाएगा, 11 नवैया 99। फिर ये 11 से हम काटेंगे तो 11 तिहाई 33, फिर 11 से कट जाएगा ना, 11 नवैया 99 जाएगा। ये 11 से नहीं जाइए, 3 से संख्या कट रही है क्या, 9 से कट रही है, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, फिर ये 9 से काटेंगे हम। देखिए ये 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 3 30, 6, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ आएगा 3, है ना। फिर ये जाएगा किससे 343। इसको आप काटोगे तो पूरा आपका कटने के बाद एक ही की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 343 आएगी, ठीक है। काटना पीटना तो आप जानते ही हैं, काटना पीटना है बस आपको। तो ये किसका वर्गमूल लग रहा है आपको, ये वर्गमूल है, वर्गमूल नहीं सॉरी घनमूल लगा हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ये 7 का घनमूल कितना होता है 343 होता है, ठीक है। तो एक ये इसका है, इसका घनमूल है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 7 है। ये 7 का क्यूब करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो मतलब कितना आया, x की वैल्यू आपने निकाली कितनी 7 निकाली। जब आपके पास a का मान आ गया, a की वैल्यू सबको निकल गई, काट पीट लिया आपने। a मानो x मानो कुछ भी मानो, जो भी आप निकाल रहे हो वो तो एक चर संख्या है ना, कुछ भी मान सकते हो। तब आपको क्या निकालना है, तीनों का योग निकालना है। मतलब आपने माना था 2x प्लस 3x प्लस 4x, यहाँ आपने x की वैल्यू कितनी निकाली 7, तो 2 गुणे 7 धन 3 गुणे 7 धन 4 गुणे 7, ये आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, ठीक है। सात दूनी 14,
7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 8 1 9, 9 4 13, 2 4 5 6 63 आंसर आ रहा है। 63 दिया है ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में, हाँ सेकंड में दिया गया तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल तीनों संख्याओं को आपको मान लेना था, फिर उसका वर्गमूल करके ये दिया गया था एक ही जो एक्स की वैल्यू आती वो आपको वहीं पे मल्टीप्लाई कर देना था, बस ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है किसी बहुफलकी के शीर्षों v, किनारों ई तथा फलकों एफ की संख्याएं दी गई है। 3x - 12 का मान आपको बताना है। तो देखिए पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है v का मान, e का मान और f का मान x है। तो देखिए यूलर का फॉर्मूला क्या होता है, f + v। ये क्वेश्चन देखिए जुलाई 2024 में सेम पूछा गया था और ये हम जनवरी का कर रहे हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो आपका जो दिसंबर में पेपर होगा वो जनवरी से तो मैच करेगा। ये होता है यूलर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी दी गई, f की वैल्यू 1 है x, v की वैल्यू कितनी है 10, माइनस e की वैल्यू कितनी है 15 = 2। यहाँ आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 5, फिर माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 7 आई। x की वैल्यू 7 आ गई जब, तब आप यहाँ रख दीजिए 3 × 7 - 12, तो 7 त्रिक 21 और -12 कितना आया आंसर 9 है। ये आपका सेकंड ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था, यूलर का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसमें, जुलाई 2024 में। देखिएगा इसमें क्या निकालना है, यदि x/y = दिया गया है, आपको मान निकालना है। किसका निकालना है, x/y + y/x की पावर -1 का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले x/y की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद x/y का मान हम यहाँ पे रख देंगे, फिर इसका मान हम निकाल लेंगे। इसको हम करेंगे सॉल्व। -1, देखिए -1 पावर कितनी है, ऑड पावर है ना, -3 पावर है। तो जब हम इसको देखिए उल्टा करेंगे, जब हम -3 को जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये पावर जो ऑड आ रही है वो सम हो जाएगी। जब 1/2 होता है, इसकी पावर -1 होती है, तो जब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर जो है वो माइनस नहीं प्लस में हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है आपको। ठीक है, तो ये होगा 3 की पावर हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। अगर ये देखिए डिवाइड में है, अगर हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 आपका नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब 3 की पावर -4, 2 की पावर -4 है। फिर अगर ये पावर जो विषम में दिखा रहा है, अगर इसको हमें सम में करना है, जो पावर माइनस में दिखा रहा है अगर हमको प्लस में करना है, तो 2 को अगर हम फिर ऊपर जाएंगे, 3 को नीचे लाएंगे, तो ये संख्या जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ हम सेम करेंगे, 2 को ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 2/3 पावर हो जाएगी, जो आपकी माइनस में आ रही थी वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, आप साथ में करते चलिएगा, हम स्टेप बार बार चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, फिर -3, यहाँ देखिए माइनस में आएगा, जो हम पावर जो है ऊपर ले गए थे, देखिए 1/3 था, तो हमने 3/1 किया। यहाँ पे /1 का कोई मतलब नहीं होता, इसी वजह से हमने लिखा नहीं। तो देखिए, तो ये जो अंदर का माइनस है, ये माइनस तो रहेगा ना, ये पावर जो है वो प्लस में हुई है, माइनस में थी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पावर आपकी सम हो गई, इसको हम करेंगे सॉल्व करते हैं जब, तो देखिए 3 का क्यूब करेंगे, कितना आता है, यहाँ से देखिए कट रहा है आपका 3 की क्यूब से, और ये 3 की पावर 4 है, तो यहाँ 1 पावर बचेगी, है ना, 1 पावर यहाँ बचेगी। यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो ये तो कट जाएगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, ये माइनस बचा रहेगा आपका, माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस आपका बचा रहेगा। ठीक है, ये माइनस जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये माइनस आपका बचा रहेगा। फिर यहाँ 3 बचा हुआ था, यहाँ पाउंड में 3 हो जाएगा। कितना आ रहा है, -16/3 आ रहा है।
एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू -16/3 आ रहा है, ये मान हम रखेंगे जो हमसे पूछ रहा है एक्स अपॉन वाई, ये हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे मान -16/3 आया, ठीक है, -16/3 आपने निकाला है एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, तो एक्स अपॉन वाई -16/3 प्लस वाई अपॉन एक्स, जब इसको वाई अपॉन एक्स करेंगे तो 3/16 हो जाएगा, माइनस में होगा तो ये भी माइनस चिन्ह हो जाएगा, है ना। ये पावर कितनी है, पावर है माइनस, तो माइनस प्लस का इसमें देखिए बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना है सॉल्व, तो ये दोनों माइनस में है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा, एलसीएम लेंगे आप, नीचे कितना आएगा 16 3 48, देखिए तब भी आपका आंसर तक आप जा सकते हो, एक ही ऑप्शन में 48 दिया हुआ है, सेकंड वाले में ही केवल दिया हुआ है 48, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि माइनस का इसमें देखिए है, हमें माइनस में नहीं प्लस में देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसका हम लेंगे एलसीएम आएगा 48, फिर 16 का इसमें से करेंगे तो ये आएगा 16 3 48 माइनस, यहाँ आएगा -265 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -265 की पावर -1 है, तो जब प्लस पावर करेंगे तो 48 ऊपर चला जाएगा, 48/265 हो जाएगा, माइनस का 48/265, ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 265 भी अगर आपका आ गया, 48 भी आ गया, तो एक ही ऑप्शन में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ऊपर नीचे करना था, माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था, तभी आपका आंसर आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए स्कीमा के बारे में, ये सीडीपी का क्वेश्चन है, डैश द्वारा उदाहरणों को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था, तो स्कीमा के बारे में कौन बात करते हैं, वेन हिले तो आपके करते नहीं है, ब्रूनर भी नहीं करते, वाइगोस्की भी नहीं करते, बच्चे आपके प्याजे, तो प्याजे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्याजे ने स्कीमा के बारे में बात की है, स्कीमा क्या होता है, जो दिमाग में आप जानकारी किसी चीज, क्या इन्फॉर्मेशन का एक क्या है, सारी जो जानकारी है वो आपके दिमाग में ना, तो उसी दिमाग को क्या कहते हैं हम लोग, स्कीमा बोलते हैं प्याजे की भाषा में, तो प्याजे बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। अगर आप पेन देखोगे तो उसको पेन बता पाओगे ना, कैसे, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट है, जैसे पेन देखोगे बता पाओगे, ये रफ है उसको आप बता पाओगे, जो चीज़ें आपके सामने उसको बता पा रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं, तो वो क्या होता है, वही आपकी क्या होता है, स्कीमा होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा और इसका आंसर भी करिएगा। देखिएगा इसमें भी केवल आपको दशमलव को जोड़ना घटाना है, बस आपको आंसर लाना है, एकदम ईजी है, पढ़िएगा और करिएगा साथ में। कहा जा रहा है यदि x = इतना दिया गया तो x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1/1.1 प्राप्त हो जाए, है ना, ये आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, तो x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1/1 प्राप्त हो जाए, पहले तो हम इसको जोड़ लेते हैं तभी तो हम बता पाएंगे। चलिए पहले इसको हम जोड़ते हैं, तो पहले प्लस वाला हम जोड़ लेते हैं, प्लस में क्या है, ये है, और प्लस में ये है, और प्लस में ये है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो x का मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलें जोड़ते हैं, पहले है क्या 1.011, ध्यान से जोड़िएगा, ठीक है, साथ में जोड़ते चलिएगा। दूसरा क्या है 10 दशमलव बीच में रखिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखिए, बाकी संख्या जो इधर उधर है उसको बाद में कर लीजिए, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या है 0.111, ये आपका है ना, 0.1011 है, ये आपका दिया गया ना, यहाँ पे दिया गया, तो ध्यान से करिएगा, ये आपको जोड़ना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जहाँ कोई नंबर नहीं है वहाँ 0 कर लेंगे। अब आप इसको करेंगे क्या, जोड़ेंगे, यहाँ पे भी हम 0 कर लेंगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 2, ये भी होगा 2.11, कितना आया 11.221, ये आपका आया। इसमें से आप कर दीजिए, ये माइनस का है, ये माइनस कर दीजिए, तो 12.101 से हम ये माइनस करेंगे 11.222 और क्या है 1, ठीक है, 221, ये आप माइनस करिएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये आप माइनस करोगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ तो आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे आएगा 8, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ से क्योंकि हासिल चला गया था, है ना, कैरी आपने ले लिया था,
तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो मतलब कितना आ रहा है, 0.8789 आ रहा है, ये आपका x का मान आ रहा है। अब आपने x का मान निकाल लिया, अभी आपने केवल ये सॉल्व किया है, x का मान आपने निकाला कितना, 0.8789 निकाला था, ठीक है। अब कहा जा रहा है x में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1/1 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए हम x जोड़ते हैं, योगफल 1/1 प्राप्त होता है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, एक बात और है, आपने -12.1 से घटाया था, -12.101 से कितना वैल्यू आई थी, 1.11 से घटाया था, तो वैल्यू क्या है, 12 के सामने माइनस है, तो ये मान जो है आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये जब उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1 में आप जोड़ोगे 0.8789, ये आप जोड़ोगे, ठीक है। तो कितना आएगा मान, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 लगाइए, बस आपको जोड़ना है। तो मान कितना आएगा, 1.9। किसी ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये देखिए 1 ये यहाँ जोड़ोगे 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना है, दशमलव को ध्यान में रखना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पेडागोजी का क्वेश्चन है, पढ़िएगा और साथ में आंसर करते चलिएगा। कहा जा रहा है शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया, जिससे यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी संख्याओं, सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, ठीक है। उसकी परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा उपयुक्त है वो आपको बताना है। देखिए, जैसे हम आपको बताएं कि जो संख्या 2 से कट जाती है वो संख्या सम हो गई, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो भी सम हो गई, ठीक है। आपको परिभाषा बता दी गई, लेकिन जब हमने आपसे पूछा कि बताइए 20 कैसी संख्या है, तब आप उसको बता नहीं पा रहे हो कि सम संख्या है, विषम है, कि अभाज्य है, भाज्य है, कैसी संख्या है वो आप नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। तो इसको परिभाषा तो पता है, लेकिन जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब यह नहीं बता पा रहा है कि इसमें से जैसे 2, 3, 5 में कौन सी संख्या सम है, तो वो इसको नहीं बता पा रहा है। जब हमने आपको संख्याओं का समुच्चय दिया तब वो बता नहीं पा रहा है। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है, ये बात अच्छी नहीं है, अभ्यास की कमी है। सेकंड में कहा जा रहा है राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता की कमी है। थर्ड में कहा जा रहा है राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। राम में विश्लेषणात्मक अगर योग्यता होती, चीज़ों को अलग अलग कर पाने की, है ना, विश्लेषणात्मक अगर योग्यता होती तब वो बता पाता। तो इसलिए फोर्थ तो आपका होगा नहीं, इसका आंसर होगा थर्ड। उसने समझा नहीं ना, अवधारणात्मक बोध की कमी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेडागोजी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, आपने देखिए जुलाई 2024 का हमने पेपर सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने सॉल्व किया होगा तब आपको देखिए उसमें भी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन पूछा गया। तो 1 से 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, तो प्लीज़ आप उसमें अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। साधारण ब्याज या प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन छोड़ के आप पेडागोजी में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। पेडागोजी 10 नंबर की आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वह वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसे आप ज़रूर बताइए अगर आपको आता हो। अगर आपको नहीं आता है तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन किसको किसको आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कि हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए 42 को क्या कहा जा रहा है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो दिया गया है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन 2 संख्याओं में से एक संख्या -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहली संख्या क्या है, -40/3 है, और दूसरी संख्या आपको बतानी है कि कौन सी संख्या वो होगी। एक संख्या -5/2 है। करिएगा, इसका आंसर करिएगा। पहले हम दूसरी संख्या इसमें निकाल लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या कहा गया है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वो -40/3 दिया गया है, और इसमें से एक संख्या क्या है, -5/2 एक संख्या है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम x मान लेते हैं, a मान लेते हैं इज इक्वल टू करके,
और ये इसका गुणनफल हमें दिया है -40/3। ये करेंगे तो हमें क्या निकलेगी, हमें निकलेगा कौन सी संख्या, हमें दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 16/3 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू ये 8 दूनी 16, 16/3 आ जाएगी। ए की वैल्यू आ रही है 16/3, मतलब ये दूसरी आ गई। इसका व्युत्क्रम पूछा, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/16 हो जाएगा, है ना। पूछा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 16/3 आपने दूसरी संख्या निकाली है, लेकिन उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा कहा गया है। व्युत्क्रम 16/3 निकाला था, वो 3/16 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम आपको बताना है कि किसके बीच में ये संख्या आपकी आएगी, है ना, किसके बीच में आएगी। देखिए इसको आप, अगर इसको आप 0 बना लोगे तो ये जाएगा कितनी बार, ये मतलब 2 से संख्या छोटी ही आएगी लगभग ना, 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब 2 से छोटी ही ये संख्या आएगी लगभग। तो इसमें देखेंगे 2 से 16 कौन सी संख्या किसके बीच में आएगा, 2 से कम जिसमें आएगा। देखिए इसमें 0 लगाएंगे तो ये कितना आएगा, इसमें भी जो 0 लगाएंगे तो 2, ये नहीं होगा, इसमें 5, और यहाँ 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, इसमें तो आएगा नहीं। सेकंड में देखिए ऊपर 0 लगा के भाग करना है आपको। ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। हाँ, ये देखिए सेकंड वाला आ जाएगा। इसमें देखिए अगर आप 0 लगाओगे तो 5 दूनी 10, तो ये 2 आ रहा है, तो हमें 2 से कम ही बताना था, तो ये सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा। आपने देखिए 2 संख्या का गुणनफल दिया गया था, आपने दूसरी संख्या निकाल ली, उसको व्युत्क्रम बताना था कि किसके किसके बीच में आएगा, तो इसमें आ जाएगा। देखिए इसमें 2 से कम संख्या भी आ जाएगी, 2 तक, क्योंकि इसमें जाएगा। देखिए ये अपान में ऊपर 0 लगाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 2 से 2 के हमसे हमारी संख्या जो हमें लानी थी वो 2 से कम ही लानी थी, 2 से कम इसमें आ जाएगा, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 43। कहा जा रहा है कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होगी, ये आपको बताना है। तो ये तो आप कर ही लोगे ना। इसमें देखिए न्यूनतम संख्या जहां भी निकालनी होती है, आप क्या एलसीएम इसका निकालोगे, तब आपको पता चल जाएगी कि जो संख्या है वो पूरे कदमों में कि सारे लोग तय कर पाएंगे, तीनों व्यक्ति। तो इसका एलसीएम निकाला जाता है ना, 70 और 85 और 95 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये इसका आंसर होगा एलसीएम। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, कुछ करना नहीं था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, पैडागोजी को बना लिया था। देखिएगा इसमें भी क्या करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44। देखिएगा 10 क्वेश्चन पैडागोजी के पूछे जाने हैं आपसे। पढ़िएगा। एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई। क्या है, अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात करना है। उसने निम्नलिखित हल किया। देखिए बच्चे ने कैसे हल किया। प्रारंभिक जनसंख्या 28,000, नई जनसंख्या 26,500, तो घटने का प्रतिशत इन्होंने निकाला। 26,500 को 28,000 से डिवाइड किया और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनका आंसर आया 94.6%। तो विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन पढ़िएगा। विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है, परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं रहा कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। सेकंड में कहा गया है विद्यार्थी ने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया, किंतु उसने उत्तर में गलत चिन्हों का प्रयोग किया। तो गलत चिन्ह का कहीं प्रयोग किया है नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को नहीं जानता होता, तो इन्होंने एकदम सही लगाया है, केवल इसको ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अवधारणात्मक जो है इसके अंदर समझ है, यहाँ कहा गया कि अवधारणा ही नहीं जानता। विद्यार्थी ने असावधानीवश एक त्रुटि की है, ये नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि राशि या समझ पाने में ये समर्थ नहीं रहा कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 45।
ये भी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन्होंने लगाया होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं भाई सीटेट में। दो संपूरक कोणों का अंतर दिया गया है, यदि इनमें से सबसे छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 का मान आपको निकालना है। तो देखिए पहले हम P का मान निकालेंगे तभी तो हम 3P माइनस 50 का मान निकाल पाएंगे, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। दो संपूरक कोणों का अंतर आपको दिया गया है, इसमें से छोटा कोण P माना है तो बड़ा कोण आप मान सकते हो Q माइनस P। अंतर दिया गया है ना, अंतर दिया गया है 20, अंतर 20 दिया गया है तो आपको देखिए तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 होता है, ये बात आपको पता होगी। तो संपूरक कोणों का योग जो है 180 होता है, ये हमको पता है। और दिया है दो संपूरक कोणों का अंतर Q माइनस P इज इक्वल टू 20 दिया गया है। बस इसको आपको करना है क्या, सॉल्व। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी, सॉरी Q घटाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दिया गया था, ये बात समझ में आई। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है और पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 होता है, ये हमें पता था, ये दिया गया था। दो संपूरक कोणों का अंतर दिया गया Q माइनस P इज इक्वल टू 20 दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, हम P को जोड़ लेते हैं, है इसको जोड़ेंगे हम 2P हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 160 होगा। इन दोनों को जोड़ के इसको भाग करना होता है तो कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। P की वैल्यू आएगी आपकी 80 आ गई। जब P की वैल्यू 80 आ गई तब आपसे पूछा क्या है 3P माइनस 50 पूछा है, बस यहाँ मान रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू P का मान आपने निकाला अभी 80 माइनस P का फिर माइनस 50 है, बस इसको सॉल्व करना। 8 3 24, 240 में से 50 घटाओगे कितना आएगा 190। तो 190 आएगा, किसी ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, ये फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 46। कहा गया x और y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है तब x इक्वल टू 3.5 है, तब y इक्वल टू 2.4 है, जब x इक्वल टू यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 5.6 है, तब y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। कहा गया x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती जो है वो विचरण करता है। x इक्वल टू मान दिया गया है 3.5 दिया गया है, y इक्वल टू 2.4 दिया गया है। और x y के साथ क्या करता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, फिर x इक्वल टू 5.6 है, तब y का मान आपको बताना है। x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, x y के साथ व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती x इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मान लेते हैं ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, है ना। व्युत्क्रमण ये हो जाएगा, ये हटाएंगे इज इक्वल टू 1 करेंगे, यहाँ बस हमें मान रखना है, बस हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। x इंटू वाई, x का मान क्या है, x का मान 3.5, y का मान 2.4 इज इक्वल टू, फिर x का मान क्या है 5.6 है, इंटू वाई करेंगे। फिर यहाँ से हम 5.6 जो है देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56। आंसर कितना आएगा इसका, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर आपका y इक्वल टू आ जाएगा 1.5। 1.5 सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो दोबारा से देख के सॉल्व करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों LTR लर्निंग, है ना,
अधिगम शिक्षण संसाधन है। LTR में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बताना है, जिसे दिखाई नहीं देता उन विद्यार्थियों के लिए कौन सा LTR अधिगम शिक्षण संसाधन सबसे उपयुक्त है, आपको बताना है। जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, स्प्रेडशीट। देखिए स्प्रेडशीट तो बच्चे को दिखाई नहीं देता, तो इसका कोई लेना देना तो होना नहीं चाहिए। कंप्यूटर और टेलर का गिनतारा, जियोजेब्रा उसको दिखाई नहीं देता, तो ये भी नहीं होगा आपका। टेलर का गिनतारा, इसको भी देखिए टच करके। और कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर में अगर उसको दिखाई नहीं देता तो जो कंप्यूटर से आवाज़ है ना, क्योंकि उसमें हम सुना के उसको चीज़ों को बताएंगे, है ना, तो आपका देखिए कंप्यूटर और टेलर का गिनतारा ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब हम देखेंगे डी आपका है नहीं, तो जब डी नहीं है तो देखिए हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा सेकंड तो होगा नहीं क्योंकि इसमें डी है और डी किस में है, इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन गया। ए भी आपका नहीं होगा, तो जब ए नहीं होगा तो ये भी चला गया, बचा आपका कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़िएगा, आंसर करिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी। खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है। इसमें बहुत से खर्च हो जाएगा, इसे टालना चाहिए। प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। सही विकल्प चुनना है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा में कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए खेल का अगर हम उपयोग करेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, ये बात ठीक है। तो मतलब ए आपका होगा, तो ए जिसमें नहीं है वो ऑप्शन तो होगा गलत। ये भी, इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं, तो ये 2 ऑप्शन आपका गया। अब देखिए सेकंड में कहा जा रहा है खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा, इसे टालना चाहिए। अब भाई जब आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है और कहा जा रहा है कि खेल का उपयोग करेंगे तो इसे टालना चाहिए, मतलब सी तो आपका होगा नहीं, तो सी जिसमें दिया होगा ये भी नहीं होगा, बचा आपका ए और डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपने 2 ही ऑप्शन पढ़ा, 3 ऑप्शन पढ़ा, आपका आंसर आ गया। चौथा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ में कहा जा रहा है प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन एग्जाम में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देखिए, 2 आ रहा है आपको, 3 ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो उसको एलिमिनेट करिए, आंसर तक आप पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। बेलन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जुलाई 2024 में भी बेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, वहां भी आयतन निकालना था, यहाँ भी आयतन निकालना था। जुलाई के पहले आपका एग्जाम हुआ था जनवरी का ये पेपर है 2024 का, दिसंबर में आपका पेपर होना है, तो क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं बेलन का, वक्रपृष्ठ, इन सारे जो अदर चीज़ों का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलता है। व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो आपको सारे जो फॉर्मूला होता है वो आप लर्न कर पाएंगे, याद कर पाएंगे जो आपसे पूछे जाते हैं। और PDF इसकी जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जुड़ सकते हो, आपके हित में है, आपके भले के लिए, मर्जी आपकी है, जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हो ज़रूर, ठीक है। तो फॉर्मूला के लिए आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो। देखिएगा इसमें कहा गया किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ आपको दिया गया है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है और परिधि दिया गया है। परिधि क्या दिया गया है, तो आधार की परिधि दिया गया है। बेलन क्या होता है, देखिए आपका बेलन ऐसे ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, बेलन की परिधि 110 दिया गया। आयतन आपको निकालना है, मतलब हमें R और H दोनों फाइंड करना है पहले, है ना, क्योंकि आयतन के फॉर्मूले में R और H दोनों होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। तो पहले R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिधि दिया गया मतलब 2 पाई R परिधि दिया गया है, 2 पाई R की वैल्यू दी गई है। 2 पाई R इज इक्वल टू क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, परिधि 110 है, 110, 2 पाई का मान आपको रखना है 22/7 जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। R इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा आपका R इज इक्वल टू आएगा आपका 35/2 आ गई, ये आपकी R की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ पे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे दिया गया है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्रपृष्ठ देखिए, वक्रपृष्ठ 4400 2 पाई आर एच होता है, हैं? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो अभी आपने 2 पाई आर सॉल्व किया, कितना आया था 110। 2 पाई आर की जगह पे आप 110 रख सकते हो, ये आधार की परिधि दी गई है, ठीक है। इंटू करेंगे h, इसको आप काटोगे, देखिए 0 से 0 गया, 11 चौके 44, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। अब आपके पास h की वैल्यू 40 आ गई, r की वैल्यू आपने अभी निकाली 35/2। अब आप आयतन के फॉर्मूले में रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, ये होता है पाई 22/7। r का मान कितना निकाला 35/2 इंटू 35/2। h का मान आपने अभी निकाला, कितना निकाला 40 निकाला, ठीक है। हमारे पास स्पेस नहीं है, आप साथ में रफ कॉपी करते चलिएगा। इसमें काटिए पीटिए, आंसर आपका आएगा 7×5 35, 2 यहाँ 20 आया, फिर 2 से कटा 10 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 38, 385, 385, उसके बाद 00 आएगा, ठीक है। तो आयतन आपका आएगा 385, 385 तो ये तो आपके ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है वो निकाला हमने सेंटीमीटर में है, पूछा जा रहा है आपसे मीटर में, ठीक है। तो वैसे भी आप आंसर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो पॉइंट में, तब भी देखिए 385 किसी ऑप्शन में दिया गया है, वो कि सेकंड में केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, वैसे भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तब 0.385 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव में नहीं भी चेंज कर पा रहे हो तब भी देखिए 385 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बाकी सब में चेंज है, ठीक है। दिक्कत तो तब आती जब सारे ऑप्शन में 385 दिया होता, दशमलव इधर उधर करके दिया होता, तब आपको दिक्कत आती, लेकिन ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, केवल 385 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस आप निकाल सकते हो। देखिएगा ऊपर से खुला, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 50। कहा जा रहा है ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का जो ऊंचाई दिया गया है 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर। आधार इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई लगाना है। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की क्या लागत होगी। बहुत लंबा चौड़ा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यह आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा, बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ते हैं आपके लिए होमवर्क, तो वो आप करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप रिवीजन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िएगा और इसका जवाब भी साथ में करिएगा, ठीक है। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण बी बराबर बीसी बराबर इज इक्वल टू दिया गया है, कोण ए बराबर 40, डी बराबर 8, कोण एफ बराबर 40 और कोण ई बराबर 90। तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए 2 त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज एबीसी बनाते हैं हम, देखिएगा आंसर भी हमारा आएगा। देखिए बताना है आपको कौन सा सत्य है, तो बना लेते हैं हम त्रिभुज, एक त्रिभुज एबीसी और एक डीईएफ बनाते हैं, ठीक है। दोनों इक्वल है, हमसे बन गया है, ठीक है। एक हो गया आपका एबीसी, दूसरा कहा गया है क्वेश्चन को, देखिएगा डीईएफ, डीई देखिएगा एबीसी तो बना लो, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा। देखिए एबीसी में कोण बी बराबर दिया गया है 90, यह आपका है 90, ठीक है। बीसी बराबर 8 दिया गया है, ये आपको 8 दिया गया है। कोण ए बराबर 40 दिया गया है, ये आपको 40 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद डी बराबर 8 दिया गया, डी इज इक्वल टू 8 दिया गया है भाई, डीई मतलब यहाँ डी नीचे रहेगा, ठीक है। डीई ये दिया गया है 8, अच्छा दोनों इक्वल है, 8 है, ठीक है। कोण एफ बराबर 40, कोण ई बराबर 90 है, कोण एफ बराबर 40, एफ आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ई आपका दिया गया है 90। तब बताना है कौन सा कथन होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 2 कोण और एक भुजा,
दो कोण और एक भुजा। देखिए भुजा भुजा, कोण कोण, देखिए कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, मतलब ए बी सी, ए बी सी ये सर्वांगसम हो जाएगा एफ ई डी के। ऐसे ना, ऐसे तो आप देखोगे, देखिए ए बी सी कोण कोण भुजा, और यहाँ भी आओगे तो कोण कोण भुजा, एफ है फिर ई है फिर डी है, तो ए बी सी किसके सर्वांगम संग होगा, एफ ई डी के होगा। ठीक है, तो किसमें बात कही जा रही है, देखिए एफ ई डी, ए बी सी सर्वांगसम है एफ ई डी, एफ ई डी इसमें भी दिया गया है और एफ ई डी इसमें भी दिया गया है, लेकिन हमारा देखिए दो कोण था, है ना, दो कोण एक भुजा है, और इसमें आर एच एस कहा गया, तो ये तो होगा नहीं। आर एच एस इसमें दो, देखिए दो साइड बराबर होगी ना, आर एच एस में देखिए दो भुजा बराबर होती है, तो ये तो आपका होगा नहीं, आर एच एस नहीं होगा। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा एफ ई डी के एंगल एंगल साइड, क्योंकि दो कोण था आपका, एक 90 का था एक 45 का था। ये देखिए दो कोण है आपका, देखिए एक 90 का है एक 40 का, दो कोण है और एक भुजा 8, तो दो कोण एक भुजा, ये आपका एंगल एंगल साइड में जाएगा। ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, तीन क्रमागत संख्या, तीन क्रमागत पूर्णांक किस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5, 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है, ये आपको बताना है। तीन पूर्णांक क्रमागत आपको लेना है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। तीन क्रमागत पूर्णांक, तीन क्रमागत पूर्णांक मतलब पहला क्रमागत पूर्णांक कितना, ए मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं हम a+1 मान लेते हैं, और a+2, ये तीन क्रमागत पूर्णांक हो गया आपका। ठीक है, उसमें क्या किया गया है, बढ़ते क्रम में लिया जाता है और 3, 5 से गुणा किया जाता है। चलिए, पहला जो पूर्णांक हो गया वो आपका a हो गया, a को करना है 3 से गुणा प्लस 5, दूसरा क्रमागत कितना माना था हमने, a+1 माना था। ठीक है, उसके बाद प्लस इसको करना है 2 से गुणा, यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, 2 से इसको करना है, अपने तीसरा पूर्णांक क्या माना था, a+1 a+2, a+2। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका योगफल जो दिया गया है वो 99 इज इक्वल टू 99, 99 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें करेंगे 3a और ये 5a, 10, 10 और ये 2, 3 और ये 5, 8 हो गया, और ये 2, 10a हो गया, 10a और ये प्लस देखिए इसमें से 5 और ये तो 4, 5 4 9, 10a + 9 इज इक्वल टू 99 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 10a + 9 इज इक्वल टू 99, तो a की वैल्यू जब हम निकालेंगे 9 उधर जाएगा, ये घट जाएगा, 90/10 होगा, तो आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। a की वैल्यू 9 आ गई। तो आपको क्या बताना था, पहले और तीसरे का योग बताना है। पहली संख्या आपकी क्या थी, पहली क्या थी, 3a थी, a की वैल्यू आपकी 9 आ गई है ना, तो आपने जो क्रमागत संख्या मानी थी, पहली क्रमागत संख्या a, दूसरी a+1, तीसरी a+2 मानी थी। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू 9 निकाली है। तो क्या पूछा गया है, पहले और तीसरे का योग पूछा गया है। तो पहला a का मान आपका 9 हो गया, और तीसरा 9 2 11, इसका योग पूछा है, कितना होगा, 20 होगा, 20, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे। ऑप्शन को पढ़िएगा, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में के कद, किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अच्छा, आपको ये बताना है, अध्यापिका का आशय है दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच अंतर को समझने में शिक्षार्थियों की सहायता, पाई चार्ट की अवधारणा का परिचय देना, रेखा आलेख का संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। तो आंसर करिएगा इसका। देखिए पाई चार्ट का यूज हम कब करते हैं, देखिए पाई चार्ट से क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, जुलाई 2024 में भी पूछा गया था, जिसमें आपने निकाला था।
तो पाई चार्ट कैसे बनता है आपका? पाई चार्ट तो आपका ऐसे सर्किल से बनता है, फिर जिसका जो भी पार्ट होता है ना उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं जितना जिसका होता है। तो ये आपका पाई चार्ट। तो इसमें पाई चार्ट कहीं लगेगा? बताइए, इसमें पाई चार्ट तो आपका कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि टाइम दिया गया है ना। और किसी खेल कूद में प्रतिभागियों के कद, तो पाई चार्ट तो आपका होगा नहीं। पाई चार्ट जिसमें दिया गया है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। पाई चार्ट ये आपका सेकंड होगा नहीं। दंड आलेख, दंड आलेख क्या होता है और लाइन ग्राफ क्या होता है? जिसमें एक दूसरे में अंतर, अलग अलग सवाल देने पड़े, अलग अलग सवाल आपको देने पड़े। और हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम हमने आपको बताया था, ऐसे फिगर बनता है। एक बार हमने 2018 के पेपर में भी हिस्टोग्राम से ऐसे हिस्टोग्राम आपका बनता है। और दंड आलेख, बार ग्राफ आपका कैसे बनता है? बार ग्राफ आपका ऐसे बनता है, बार ग्राफ जो आपका ऐसे बनता है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आपका बार ग्राफ बनता है। पाई चार्ट भी आपने समझ लिया। तो आपको आंसर करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो यहाँ पे समय बताया गया, देखिए, किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाली यात्रियों की संख्या। और फर्स्ट में कहा गया किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद। आंसर बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर इसको आपको ही करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बताइए, पेडागोजी का क्वेश्चन है। रेखा आलेख का संदर्भात्मक परिस्थितियों द्वारा शिक्षण करना, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? देखिए, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है ये। यदि 8 अंक की संख्या है, ये 72 से विभाज्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना। देखिए, जब संख्या 72 से विभाज्य है तो मतलब क्या है? संख्या क्या है? ये है आपकी संख्या 9 4 7 1 x y और 2। ठीक है, तो आपको बताना है ये संख्या 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है मतलब 9 8 72, ये संख्या 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो 8 से कटने के लिए हम लास्ट का 3 नंबर देखते हैं। 8 से कटने के लिए हम लास्ट का 3 नंबर देखते हैं। और 9 से कटने के लिए हम इन संख्याओं का जो योग होगा वो संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 8 से हम भाग करेंगे तो पहले देखेंगे किससे ये कटेगी। 9/2 देखिएगा, 8 से पहले 8 से भाग करने के लिए लास्ट का 3 नंबर देखा जाता है। ठीक है, लास्ट का 3 नंबर कितना है? 9 और y2। 8 से हम भाग करेंगे 9/2। 8 से भाग करिएगा, एक बार जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ फिर 8। y की जगह पे हम कौन सी वैल्यू रखें? y की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर 8 7 15, 8 9 72, फिर 9 बार में चला जाएगा आपका, है ना। तो मतलब हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं? y की वैल्यू 5 रख सकते हैं, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 5 हमारा आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। हम फिर x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 9 4 7 1 x 9 और y की वैल्यू हमने निकाली क्या? 5 और 2। अब हमें निकालना है 9 8 72। हमने 8 से तो निकाल लिया, 8 से निकाल हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी का अगर आपने अंकीय योग, अब इसको आप सबको जोड़ोगे और ये संख्या 9 से कटनी चाहिए। या एक दूसरा तरीका भी है अंकीय योग का जो होता है, तो देखिए 9 और ये 9 कट जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 मतलब x की वैल्यू 8 आएगी। अगर x की वैल्यू 8 आएगी तो ये संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। इसको आप जोड़ोगे, फिर 8 से भाग करोगे, तब आप ये संख्या x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5, ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी का हमने हर सेट में करवाया हुआ है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं।
देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो सॉल्व करने में तो टाइम तो लगेगा ही, हमें समझाना भी होता है। देखिए गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में संलग्न रखने के अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्र एवं चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं को समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। बताइए गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों पर, देखिए दूसरा तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सूत्रों को दोहराया जा रहा है, तो सेकंड तो आपका होगा नहीं, होगा आपका ए और सी बचा, तो बी जिसमें है वो आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बचा आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई चार्ट से दोबारा क्वेश्चन आ गया आपका, ये देखिए पाई चार्ट से दोबारा क्वेश्चन आ ही गया। देखिए निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है यदि उपरोक्त आंकड़ों को एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोड क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है। ठीक है, सेबों को दर्शाता है वो आपको बताना है। तो देखिए सेब क्या है आपका 56 है, इसमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए सेब आपको निकालना है तो सेब कितना है 56 है, अपॉन में कितना आता है, अपॉन में जो टोटल करेंगे, अपॉन में टोटल हम पहले कर ही लेते हैं। टोटल क्या है 44 और 56, और ये देखिए 8 2 10 6 16 4 20, फिर 3 3 9 13। देखिए आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 210 आएगा। ठीक है, टोटल आपका 210 आ रहा है। आपको निकालना है सेब का। ठीक है, सेब का निकालना है, सेब कितना है 56 है, अपॉन में टोटल कितना है 210 है, और पाई चार्ट क्योंकि ये सर्किल होता है इसका योग कितना होगा 360 टोटल, इसको आप काटोगे ये आएगा 7, फिर ये 3 दूनी 6 12 हो जाएगा, 7 8 56, फिर 12 8 96 किसी ऑप्शन में आंसर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, जुलाई 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आप सेट जरूरी नहीं है कि 10 में भी इससे क्वेश्चन पेपर लगाएं, 5 ही लगाएं लेकिन अच्छे तरीके से लगाएं। अगर आपने 5 अच्छे तरीके से लगाया तो वो 10 का काम करेगा, अगर 10 लगाया वो ढंग से नहीं लगाया तो वो 5 का भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो ढंग से लगाइए, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करिए, उसको रिविजन करिए। ठीक है, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाए। अब देखिए पाई चार्ट का आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है ये समझ लिया, तो इसको अच्छे से समझना है ताकि दोबारा से अगर पाई चार्ट से क्वेश्चन आए तो वो आपसे जाए नहीं, तभी लगाने का कुछ मतलब निकलेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, देखिएगा समलंब से क्वेश्चन देखिए 24 में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है, मतलब जुलाई में भी पूछा गया था, जनवरी में भी, दोनों पेपर आपका 2024 में ही हुआ है। ठीक है, पढ़िएगा और इसका आंसर करिएगा। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो है वो दिया गया है और उनके बीच की दूरी दी गई है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप क्या है ये आपको बताना है, परिमाप आयत का आपको बताना है। ठीक है, बताया गया है कि समलंब बराबर है, इसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, तो वहाँ से आपको निकालना है, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हम निकालते हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजा जो दी गई है इसका योग 11 + 25, ये हमने कई बार लगाया हुआ है, इसको देखिएगा, और दूरी आपको 12 दिया ही हुआ है, इक्वल टू, क्योंकि बराबर दिया गया है, बराबर है किसके, इसका आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 3x गुणे 2x। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू आप निकालोगे, देखिए 2 × 12 ये चला जाएगा, फिर 11 और 25 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 36, 36 इधर आएगा, 3 दूनी 6, हाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है आपकी 6 आ गई, x की वैल्यू आपने 6 निकाल लिया। अब आपको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है ना आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यही तो होता है भाई, यही तो होता है ना। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे, x का मान आपको पता ही चल गया है 3x और 2x,
पहले हम निकाल लेते हैं जो हमने 3x निकाला था। 3x की वैल्यू आपको पता चल गई। 3x की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली थी? 6 निकाली थी। एक तो ये हो गया 18 और एक 2x था ना, 2, 3:2 है ना, यहाँ पे देखिए दिया गया है 2 × x का मान 6, 2 12, तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 30। ये आ गया 30 दूना 60। ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। 60 किसी ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, साथ में अगर रफ कॉपी कर रहे होंगे तभी आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मैथ है, आपको पेन और रफ ज़रूर उठाना पड़ेगा। अब ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर बार आपसे। यदि a बराबर -2x² प्लस 12x दिया हुआ है, b = 11 - 8x प्लस 3x², c = दिया गया 17 - 4x² और d = x² - x - 3 है, तो a + b + c - d में x² और x के गुणांकों का योग आपको बताना है। अब देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। x² x के गुणांकों का योग बताना है। ठीक है, x² और x के गुणांक पहले हम देख लेते हैं। a + b प्लस, चलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिएगा, प्लस माइनस आप ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा है। अब कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो देखिए, a + b + c करना है, प्लस प्लस जोड़ना है, d का माइनस करना है। ठीक है, ये x² का देखते हैं। देखिए, -2x² इसमें है, 3x² इसमें है, तो क्या हो गया? ये x² हो गया। c में कितना है? ये हो गया -3x² हो गया, -3x² और ये x², ये हो गया आपका x² हो गया। ठीक है, -3x², ये x², ये आ गया 2x² और माइनस का 2x² आया आपके पास, माइनस का 2x²। अब आपने x² का सॉल्व कर लिया, -4x² आएगा, है ना। देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। a + b, इसको ध्यान में रखिएगा, c वाला माइनस करना है, बाकी सबको जो जैसे है वैसे जोड़ लेंगे। -2 और +3, ये हो गया कितना? 1x² हो गया, फिर -4 है, फिर -3x² हो गया, d वाला माइनस करना है, तो ये -x² हो गया, मतलब -4x² आया। x² का आपने सॉल्व कर लिया, -4x² आया। और अब आपको x वाला देखना है, क्योंकि x² और x के गुणांकों का योग निकालना है। x का देखते हैं, यहाँ पे 12x है और यहाँ पे -8x है, तो 8 और ये कितना आया? 4x आया। 4x, इसमें x है नहीं, और यहाँ पे -x है, -4x और ये -x, क्योंकि माइनस का हमें d लेना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो +4x और x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था x² और इसके गुणांकों का योग। तो इसका गुणांक क्या होता है? गुणांक इसका है 5 और इसका गुणांक -4, तो योग करेंगे तो 5 - 4 कितना आएगा? 1 आएगा। ये आया है थर्ड ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको x² और x के गुणांकों का योग निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, साथ दीजिएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 59 देखिएगा, पेडागोजी का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? यह आपको बताना है, कौन सा आयाम नहीं है गणित का। पहला है संप्रेषण, प्रतिमान और प्रक्रिया, गणित के प्रति रुझान और गणितीय तर्क। बताइए कौन सा आयाम नहीं है। तो देखिए, संप्रेषण, तो ये गणित का आयाम तो है ना, इसमें संप्रेषण किया जाता है। प्रतिमान भी है और प्रक्रिया, गणित के प्रति रुझान, गणितीय तर्क भी होता है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिगम के आकलन का जो है वो आयाम नहीं है। ठीक है, गणित के प्रति, गणित बच्चा पढ़ेगा, रुझान तो हो ही जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 और इसको सॉल्व करिएगा। क्या है देखिएगा, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 55 और QR बराबर 18 सेंटीमीटर है। निम्न स्थितियों में से किसमें त्रिभुज PQR एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है? यह आपको बताना है। विषम बाहु और अधिक कोण हो सकता है, यह आपको बताना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, PQR है, BQR, कोण P बराबर 55 दिया हुआ है
कोड क्यू आर बराबर क्यू आर, ये आपका 18 दिया हुआ है। ये बताना है क्यू आर एक कौन सी स्थिति में जो है वो अधिक कोण और विषम बाहु हो सकता है, ये आपको बताना है। एक कोण दिया है 55, आंसर करिएगा इसको। बहुत कई बार इससे त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने 5 सेट आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। 2018 का, 19 का, 21 का, 2 जनवरी 2024 का ये हम सॉल्व भी करवा रहे हैं। जुलाई 2024 का हम इसके पहले हमने करवा दिया है। तो 5 सेट अगर आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया तो वो आपके लिए एनफ होगा। CTP की मैराथन क्लास हमने करवा रखी है, वो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए हम अपने लिए फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना तो सच में चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रिपीट होता है, इसीलिए हम हर क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर जो हम अलग से क्वेश्चन थोड़ा ना बनाने के लिए बैठेंगे कि कोई टॉपिक पढ़ाए उससे क्वेश्चन बनाए। तो टीचर जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करवाया जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर ये पूरा आपका ऑफिशियल पेपर है जो आपके सीटेट की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको PDF या हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तो अब आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसका आंसर आप करिएगा। पहला कहा गया कि कोण आर बराबर 25, PQ बराबर 18। अच्छा, PQ 18 बराबर, नहीं भाई PQ 18 कैसे हो जाएगा। देखिए सेकंड में कहा गया कोण आर बराबर 15 और PR जो है वो 18 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 18। हाँ, ये सेकंड इसका आंसर हो सकता है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका पेपर था जनवरी 2024 का। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे, ठीक है। वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हम करते हैं सारे सब्जेक्ट के, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जुड़ सकते हो आप।